हेलो साथियों, स्वागत है आपका रेनूडे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे विद्युत मशीन फर्स्ट के बारे में। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के बारे में। जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ऐसे मैं 20 क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियो लंबा हो सकती है, लेकिन आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपको 50 में से 17 नंबर तो कहीं नहीं गया है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप लोग को जानकारी हो सके, आप लोग जाके पढ़ सके, पेपर दे सकें। बच्चों, जो बच्चे सीरीज लिए हैं उनके लिए और बेटर है, अपना टॉपिक पे जाके पढ़ के ऐसे ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। बच्चों, आइए हम आपको पहले शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, डीसी मशीन के बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। डीसी मशीन की विद्युत वाहक का समीकरण का क्या सूत्र है, ये भी पूछ देता है बच्चों, याद रखिएगा। और फिर पूछ देगा डीसी सीरीज जनरेटर तथा डीसी सीरीज मोटर में अंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, या विभेद कीजिए। ठीक है बच्चों, या फिर पूछ देगा आपका कि डीसी मशीन में टर्मिनल वोल्टेज तथा प्रेषक वोल्टेज में अंतर समझाइए। ठीक है बच्चों, तमाम क्वेश्चन पूछ देगा इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम आपको पहले पर इसका बता देते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, डीसी मशीन एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके अवतरण, ढांचे आदि कई नामों से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, छोटी मशीन के लिए है ढलवा लोहे का बना होता है। ठीक ना बच्चों, परंतु इसके लिए बेलित इस्तेमाल की चादरों से बनाया जाता है। अभी मैं उसका फिगर भी दिखा दे रहा हूँ बच्चों। स्तंभ की चादर से बना बेलनाकार ढाले पर बोतल किया गया है, फिर बेल्ट करके इसे योजना को तैयार किया जाता है। इस प्रकार योजना के अंतर्गत मजबूत, टिकाऊ या उसके वाल चुंबकीय वाला होता है। ठीक ना, चुंबकीय शीतल वाला होता है, परंतु अपेक्षित अंग महंगा होता है। इसीलिए इसे छोटी मशीन के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, केवल मध्य दीर्घ अवधि के लिए। इसका मैं फिगर भी दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको फिगर अपना बना लीजिएगा। ठीक ना बच्चों, आइए अगला हम आपको दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे पूछा हुआ है आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के उपाय। ठीक ना, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। यह पूछ देता है आपका आर्मेचर के कारण बताइए। ठीक है, या फिर पूछ देगा आपका आर्मेचर के प्रक्रिया का प्रभाव बताइए। ठीक ना, ये कई तरह से क्वेश्चन उठाता है बच्चों, तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका दिया है, यहाँ पे देखिए हार्मोनेचर दिया हुआ है, तो इसको नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक ना बच्चों, यहाँ पे देखिए रोटमिंग मशीन के अभिकलन के विभिन्न विधियों द्वारा संशोधन करके हार्मोनेचर रिएक्शन को कुल प्रभावों किसी निश्चित सीमा तक कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है, नोट कर लीजिएगा। ये जो आपका 4 टॉपिक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। देखिए, पहला है चुंबकीय ध्रुवों पर अतिरिक्त एम्पीयर वर्तों की व्यवस्था करके। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर दूसरा है चुंबकीय ध्रुव नलों की लंबाई बढ़ाकर, ताकि वायु अंतराल के अंतर्गत फ्लक्स का वितरण एक समान हो सके। ठीक ना बच्चों, तो यहाँ से तक नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ रेटिंग मशीन के अंतर्गत मुख्य ध्रुवों के बीच अंत ध्रुवों को प्रतिष्ठापित करके, या रेटिंग मशीन के अंदर मुख्य ध्रुवों का प्रतिकरण कुंडल को प्रभावित करके। ठीक ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, हर बार पूछता है यह। पहले तो बच्चों जान जाइए, आर्मेचर जो धारावाही चालक होता है उसका परिभाषा क्या होता है। ठीक ना, आर्मेचर का परिभाषा देख लीजिए। इसमें आर्मेचर चुंबकीय के उत्पादन होता है, जिससे हम आर्मेचर क्षेत्र को कहते हैं। ठीक ना, यही इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसको नोट कर लीजिएगा। या फिर विद्युत रेटिंग मशीनों के मुख्य क्षेत्रों को आर्मेचर क्षेत्र के प्रभावित करता है, जिससे हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ठीक ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए अगला हम आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए इसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल जनरेटर इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या विभेद है, यानी क्या अंतर है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें बच्चों की जो जनित विद्युत वाहक बल का जो सिंबल होता है, ई से प्रदर्शित होता है। ठीक ना, इसको नोट कर लीजिएगा। अब वोल्टेज को आप जानते ही हो, वी से प्रदर्शित होता है। धारा को आप जानते हैं, आई से प्रदर्शित होता है। ठीक ना, गति को जानते ही हैं आपको, एन से प्रदर्शित होता है। क्षेत्रफल को जानते ही हैं आपको। ठीक ना, ऐसे ही आपको ये जो सिंबल है इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक ना, पहले आइए हम आपको दिखा देते हैं
इसके अंतर दिखा देते हैं, ठीक ना। विभेद में क्या अंतर है? पहला अंतर है, देखिए बच्चों, जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक। जनरेटर द्वारा यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में बदला जाता है, जबकि मोटर द्वारा विद्युत शक्ति को शक्ति में नहीं बदला जाता है, ठीक ना बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा देखिए बच्चों, जनरेटर को, ठीक ना, जनरेटर से विद्युत शक्ति में प्राप्त होती है, ईपी प्राप्त होती है, जबकि मोटर में ये यांत्रिक शक्ति प्राप्त होती है, ठीक ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विद्युत शक्ति प्राप्त होती है, यहाँ पे यांत्रिक शक्ति प्राप्त होती है। नोट कर लीजिएगा, मोटर में जो है यांत्रिक शक्ति प्राप्त होती है बच्चों। अगला ये, जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा ली जाती है, जबकि मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा ली जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है बच्चों, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, डीसी जनरेटर एवं डीसी मोटर में क्या अंतर है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में क्या अंतर है पूछ रहा है, ठीक ना। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहला, डीसी जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को दृष्टवर्ती विद्युत में परिवर्तन किया जाता है, जबकि डीसी मोटर को दृष्टवर्ती विद्युत में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा देखिए, डीसी जनरेटर द्वारा दृष्टिकोण ली जाती है, जबकि डीसी मोटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा ली जाती है। इसमें बस कोई अंतर नहीं है, बस आपको ये इंपॉर्टेंट देखना है कि डीसी जनरेटर में दृष्टवर्ती विद्युत है और डीसी मोटर में यांत्रिक ऊर्जा है, बस। अब कोई अंतर नहीं है बच्चों, ठीक है ना। बस यांत्रिक और दृष्टवर्ती, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए बच्चों, डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा में दी जाती है, ठीक ना। डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा में दी जाती है, जबकि डीसी मोटर को दृष्टवर्ती धारा में दी जाती है, ठीक ना। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक ना बच्चों। ये बहुत बार पूछता है इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है दृष्ट विद्युत, यहाँ पे देखिए दृष्टवर्ती विद्युत शक्ति संयंत्र, ठीक ना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें बच्चों कि जो दृष्टि मोटर होता है, दृष्टि धारा मोटर होता है, यानी कि जो डायरेक्ट करंट मोटर बोलते हैं, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मोटर, ठीक ना। डायरेक्ट करंट मोटर बोलते हैं, जो डायरेक्ट सीधे मोटर पे करंट पहुंचता है, ठीक ना। तो इसकी कुछ परिभाषा पहले हम आपका बता दूं, जैसे डीसी मोटर की सामान्य संरचना कैसी होती है, यानी दृष्टि धारा मोटर की सामान्य संरचना कैसी होती है, ठीक ना। बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, तो इसका जो विद्युत धारा, जो विद्युत वर्ती विद्युत से है धारा, तो उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? डायरेक्ट करंट मोटर कहते हैं, ठीक ना, यानी डीसी पावर प्लांट कहते हैं बच्चों, ठीक ना। तो इसको एक बार समझ लीजिए कि क्या होता है, हम आपको एक बार नोट करा दे रहे हैं। जैसे डीसी धारा, जिसे डीसी मोटर को संपूर्ण अंग तथा उसकी संरचना डीसी जनरेटर के समान होती है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। जो डीसी होता है मोटर के संपूर्ण अंग तथा डीसी मोटर की उसकी अवधारणा को पूर्ण समान होता है, नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक ना, समान होता है, तथा विस्तृत वर्णन के सहित अध्ययन किया जा चुका है। डीसी मोटर का प्रयोग डीसी मोटर की तरह भी किया जा सकता है बच्चों, ठीक ना। डीसी मोटर में अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, डीसी मोटर का मूल्य कार्य सिद्धांत समझाइए, ठीक ना। अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग पूछ देता है। डीसी मोटर के विरोध विद्युत वाहक बल को समझाइए, अलग अलग क्वेश्चन पूछ देता है बच्चों, ठीक ना। तो इसको ये एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग। डीसी मोटर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक ना, इसको नोट करेंगे ताकि आपको आगे में दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है बच्चों की डीसी मोटर और डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में अंतर पूछ देता है, ठीक ना। तो सिंपल सी आपको है, मैं अभी 2-4 क्वेश्चन इसके बारे में बता दे रहा हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट धारा यानी डायरेक्ट डीसी पावर प्लांट का जो चैप्टर है, उसके बारे में कुछ 2-3 चैप्टर हम आपको समझा दे रहे हैं। आइए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे देखिए, दृष्टि धारा विद्युत शक्ति संरक्षण कि कितने प्रकार, यानी यहाँ देखिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का स्थापना किया जा सकता है, क्या और क्यों। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, यानी कि दृष्टि धारा को हम डायरेक्ट करंट भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक ना। दृष्टिवर्ती धारा को, यानी कि दृष्टिवर्ती धारा कंप्यूलेबिलिटी टाइप सी यानी डीसी कंपाउंडर जनरेटर का स्थापना किया जाता है, ठीक ना। क्योंकि यह बहु अभिलक्षण दृष्टि धारा है, ठीक ना बच्चों। जो कम दूरी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ पर यहाँ से समझ जाएंगे आप लोग। जो कम दूरी, मध्यम दूरी, अधिक दूरी, सभी प्रकार की दूरियों वाले विद्युत भार के लिए अति उपयुक्त होता है, ठीक ना बच्चों। जो आपका जनरेटर काम करता है, मान लीजिए एक तरह से जनरेटर आप एक नोट कर सकते हैं, ठीक ना बच्चों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, डीसी सीरीज मोटर किस सर्वाधिक कार्य के लिए होता है और क्यों होता है। यहाँ पे देखिए, डीसी मोटर सीरीज का उपयोग पटपत्री यानी
पटरी पथ विद्युत संकरण कार्य के लिए होता है, ठीक ना। जो सर्वाधिक भारी कार्य के कारण मुख्य कारण यह भी है कि डीसी जनरेटर मोटर का अभिकरण बहुबलपूर्ण अधिक होता है, क्योंकि इसका बलपूर्ण टी मान को दर्शाता है। अभी हमने आपसे पहले ही बताया था बच्चों कि किसको किस मान से दर्शाना है, ठीक ना। अभी हम आपको लिखा है जैसे मान लीजिए यहाँ से बल का टी से बता दिया, धारा का आई से बता दिया, ठीक ना। तो अलग अलग वो होता है, उसको नोट कर लीजिएगा। आइए अगला चैप्टर हम आपको बता देते हैं बच्चों। इसमें भी ये भी पूछ देता है बच्चों कि डीसी सीरीज मोटर को विद्युत शक्ति का विश्लेषण भी समझाइए। इसका क्वेश्चन भी उठा देता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आप अपने सीरीज से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब हम हल करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। या आपका डीसी मोटर का सूत्र भी पूछ देता है बच्चों, ठीक ना। इसका सूत्र का अनुप्रयोग बताइए। अलग अलग क्वेश्चन पूछ देता है। तो मैं केवल सिंपल आपका प्रैक्टिकल थ्योरी बता रहा हूँ। थ्योरी जो होगा तो उसमें सवाल हल करना होता है, तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक ना। तो आगे आइए हम लेके चलते हैं आपको। तो आपको बच्चों बता दें जो इम्पोर्टेंट है, डीसी सीरीज मोटर का अनुप्रयोग यानी कि प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इस बार नोट कर लीजिएगा। उसके लिए देखिए इलेक्ट्रिकल ट्रेन होती है उसमें उपयोग होता है मोटर का, ठीक ना। और दूसरा होता है आपका यानी ट्रक जो होता है और ट्राली, उसमें भी आपका जो कार होती है उसमें भी उपयोग होता है। लिफ्ट में भी या क्रेन जो होती है उसमें भी उपयोग होता है बाबू डीसी मोटर की सीरीज का, ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो रेलिंग होती है उसमें भी होता है, खानों या तथा कारखानों में भी उपयोग होता है बच्चों, ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए अगला हम आपको दिखाते हैं। आइए बच्चों अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए पूछा हुआ है डीसी मोटर की गति नियंत्रण के संबंध कारक क्या है, अथवा डीसी मोटर की गति नियंत्रण कारक कितने प्रकार के होते हैं, इसके नाम भी लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला नाम क्या है, चुंबकीय फ्लक्स अर्थात मैग्नेटिक प्लस, ठीक ना, मैग्नेटिक प्लस है, ठीक ना। इसको नोट कर लिया। दूसरा है आर्मेचर परिपथ में वोल्टेज ताप। तीसरा है प्रयुक्त वोल्टेज अथवा एल्टाइड ताप। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधियाँ बताइए, यानी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला है इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्षेत्र नियंत्रण विधि अर्थात मैग्नेटिक प्लस नियंत्रण विधि, ठीक ना। बस उसको विधि में बदल लीजिए, उसको प्लस में बदल दीजिए, हो गया आपका। दूसरा है आर्मेचर नियंत्रण विधि अर्थात रेडिएटर नियंत्रण विधि। तीसरा है आपका प्रयुक्त वोल्टेज नियंत्रण विधि। कुछ नहीं करना है यहाँ, इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है बच्चों, ठीक ना। बस आपको यहाँ वोल्ट ताप कर देना है, यहाँ पे नियंत्रण विधि कर देना है, सिंपल सी उपाय है, ठीक ना। अगला आइए हम आपको दिखाते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया आपका डीसी मोटर को गति सामान्य नीचे के नियंत्रण हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है। सिंपल सा उपाय है बच्चों, किसका किया जाता है, आर्मेचर नियंत्रण विधि, ठीक ना। आर्मेचर नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है, इसको नोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक ना। जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसका हमने अभी बताया आपको, आर्मेचर नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक ना। यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है डीसी मोटर के विभिन्न गति स्पीड का कंट्रोल करने के लिए इसकी विविध उपाय किया जाता है, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया तो उपयोग किया जाता है किसका, इसका आंसर क्या होता है तो चुंबकीय क्षेत्र का नियंत्रण विधि अर्थात जो मैग्नेटिक प्लस नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें सिंपल सी उपाय है, पूछा है कि डीसी मोटर की निर्धारित गति को ऊपर वाली गति को नियंत्रण करने के लिए किसका विधि किया जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं मैग्नेटिक प्लस का नियंत्रण विधि का उपयोग किए करते हैं, ठीक ना बच्चों। इसमें अगला भी क्वेश्चन पूछ देता है आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें ये भी पूछ देता है डीसी मोटर के संकलन गति किस नियंत्रण विधि से कार्य करती है, ठीक है बच्चों। तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे बोल दीजिए प्रयुक्त बोल्ट, ठीक ना, प्रयुक्त बोल्टता के नियंत्रण पर कार्य करती है, ठीक ना बच्चों। आइए हम अगला आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है परिवर्त यानी अल्ट्रा, यहाँ पे देखिए परिवर्तक यानी अल्टरमोटर किसे कहते हैं बच्चों, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, परिवर्तित धारा आप हो गया, तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं कि परिवर्तित धारा जैनिक परिवर्तक को कहते हैं, ठीक ना, जो यांत्रिक शक्ति को परिवर्तित स्थिति शक्ति में बदल सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा। या फिर दूसरा आपका है बच्चों कि देखिए परिवर्तित धारा उत्पन्न करने की रेंटिंग मशीन को परिवर्तित कहते हैं। यह एक ऐसी मशीन है जो ऊर्जा नियंत्रण को क्या करती है, परिवर्तित ऊर्जा में परिवर्तन करती है, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा।
मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जो आप अगर इतना याद कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे बच्चों, ठीक ना। अगला देखिए, तुल्यकाली जनित्र क्या है, ठीक ना। जनित्र क्या है, यानी आपको आंसर है आपका यहाँ पे देखिए, जो किसी वाह्य स्रोत द्वारा तुल्यकाली गति पर चलाया जाता है वह स्थिर आवृत्ति के परिवर्तित वोल्टेज प्रदान करता है तथा तुल्यांकी जनित्र कहलाता है, ठीक ना। जनित्र कहलाता है, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है परिवर्तक क्या है, ठीक ना। परिवर्तक क्या है, तो परिवर्तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। परिवर्तक कितने प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार के, लघु परिवर्तक और दीर्घ परिवर्तक, ठीक ना। तो लघु परिवर्तक में भी आपका कई ऑप्शन होता है। लघु परिवर्तन में यानी घूर्णन अमचेर परिवर्तन होता है, ठीक ना, और घूर्ण क्षेत्र परिवर्तन होता है। तो ये बहुत काफ़ी चैप्टर लंबा हो जाएगा, सीधे सिंपल से हम आपको बता दे रहे हैं। परिवर्तक जो होता है वो कितने अंगों का है, इसका वर्गीकरण कीजिए। आंसर क्वेश्चन पूछ देता है, परिवर्तक के अंगों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे पहले इसके हम क्या है इसके बारे में समझा दे रहे हैं, तब उसका हम उसके बारे में बताते हैं बच्चों। यह हुआ प्रवर्धिक क्षेत्र घूर्ण क्षेत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित ऊर्जा में परिवर्तन या बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तक कहते हैं, ठीक ना। यह कितने वर्गीकरण का होता है, ये भी क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट करके देखिए। अस्थखा जो होता है स्टार्टर, ये पहला इसका है। दूसरा है अस्थखा ढांचा यानी स्टार्टर फ्रेम जो होता है, ठीक ना। तीसरा है अस्थखा कोड यानी स्टार्टर का जो कोड होता है, ठीक ना। और चौथा जो है आपका अस्थफा खांचे, ठीक ना, जो स्टोर होता है। अस्थफा स्टोर जो होता है, स्टार्टर का जो स्टोर होता है वो होता है, ठीक ना बच्चों। और चौथा आपका है अस्थखा कुंडल यानी जो स्टार्टर का वेंडिंग होता है बच्चों, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। इतने प्रकार की इसका वर्गीकरण होता है, ठीक ना बच्चों। अगला आइए आपको हम समझाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है मूल रूप से प्रत्यावर्त किस प्रमुख अंगों का यानी पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक ना। तो मैंने अभी आपको बताया है कि अस्थिरता यानी मोटर और घूर्णन यानी रोटर का जो एसी फ्लंट होता है इससे मिलकर बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा अगला ऑप्शन है प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र को प्राय किस प्रकार के आयोजित किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आंसर आपका है स्वयं प्रवर्ती धारा शिफ्ट पर आरोपित लघु दृष्टिकोण जनित द्वारा उत्पादित दृष्टि विद्युत को यानी डीसी से उत्तेजित किया जाता है बच्चों, ठीक ना। इसको भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आगे अगला ये हम आपको बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें जरूर आपका पूछता है ट्रांसफार्मर से संबंधित, ठीक ना। ये भी जितना भी आपका ये क्वेश्चन है सब पूछेगा, इसमें जरूर नहीं एक क्वेश्चन आपका आ सकता है बच्चों, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ट्रांसफार्मर पूछा है, तो ट्रांसफार्मर का परिचय पहले आपको बता देते हैं। ट्रांसफार्मर का परिवर्तित विद्युत धारा का एक क्षैतिज साधन है जो विद्युत की क्या बोलता है, बोल्ट को यानी वोल्टेज को बदलता है जब यह न्यू वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदला जाता है, ठीक ना बच्चों। क्या उसे कहते हैं हम, ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसका क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक ना। तो ये तो सिंपल से उपाय है कि ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय के पर कार्य करता है, पारस्परिक विद्युत चुंबकीय पे कार्य करता है बच्चों, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न चुंबकीय प्लस की वास्तविक नाम क्या है। जो वास्तविक नाम जो पूछा है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, इनका वास्तविक नाम पारस्परिक चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक ना। मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी मैनुअल मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडल के पारस्परिक प्रेशर गति वाहक बल उत्पन्न करता है। उन्हें उभयनिष्ठ चुंबकीय प्लस भी कहते हैं, क्योंकि दोनों कुंडल की उपयुक्त आपका होता है, अर्थात जो प्लस प्राथमिक या द्वितीय दोनों कुंडल के एक समान बद्ध होता है, ठीक ना। यानी जो प्राथमिक होता है द्वितीय होता है, दोनों कुंडलों को एक समान प्राप्त होता है, ठीक ना बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा आपका देखिए दिया हुआ है ट्रांसफार्मर के प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय परिपथ का वास्तविक नाम क्या है और क्यों है, ये भी पूछता है क्या है और क्यों है। यहाँ पे देख सकते हैं इनका वास्तविक नाम उभयनिष्ठ विद्युत चुंबकीय है, ठीक ना, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक मैजिक क्रिएटिंग है, जो क्योंकि यह प्राथमिक तथा द्वितीय दोनों कुंडलों को उभयनिष्ठ करता है, अर्थात दोनों कुंडलों को एक समान भेद करता है, ठीक ना बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। अगला देखिए ट्रांसफार्मर, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलों के विभिन्न, ठीक ना, विभिन्न वाहक
E1 एंड E2 को में क्या विभेद अंतर डिफरेंस समझाइए, ठीक ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। आइए अगला दिखाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की विद्युत पर कार्य करता है और क्यों करता है, अभी हमने आपको बताया ही है कि ट्रांसफार्मर एकमात्र परिवर्तित धारा विद्युत है, अर्थात AC पर ही कार्य करता है, क्योंकि परिवर्तित विद्युत एकमात्र परिवर्तन परिणाम की दिशा धारा को मैग्नीट्यूड करता है, जिसके प्रारंभिक विद्युत को चुंबकीय प्रेषण में संभव होता है, ठीक ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ट्रांसफार्मर की अधिकतम क्षमता कब प्राप्त होती है। जब कोई ट्रांसफार्मर की अधिकतम क्षमता यानी उच्च क्षमता कब प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए, जब ट्रांसफार्मर की लो हानियाँ होती है का मान तीव्र हानियों में तुल्य होता है, तभी होता है बच्चों, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर में यांत्रिक हानियाँ का मान कितना होता है और क्यों होता है। तो उसका तो 0 होता है, ठीक ना बच्चों। जो यहाँ पे देखिए दिया भी है, ट्रांसफार्मर में यांत्रिक हानियों का मान 0 होता है, ठीक ना, क्योंकि इसमें कोई भी किसी प्रकार का गुणांक नहीं होता है, ठीक ना बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ नोट कर लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या घूर्णन यंत्रों में यानी जनरेटर मोटर जो आदि होते हैं, सब जनरेटर वाले जो भी मोटर होते हैं, कि उसमें दिया हुआ है कि क्या घूर्णन वाले यंत्रों की अपेक्षा जो यांत्रिक ट्रांसफार्मर का होता है क्षमता वो उच्च होता है, ठीक ना। उच्च होता है, यदि होता है तो क्यों होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, हाँ उच्च होता है क्योंकि क्षेत्रीय ऊर्जा का यांत्रिक हानियाँ अर्थात घर्षण हानियाँ, जो घर्षण हानियाँ होती है वो लॉस यानी नहीं होता है, ठीक ना बच्चों। ये जो आपका है विशिष्ट परिणाम मित्र से होता है, यानी स्पेशल जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी उस क्वेश्चन से उठाएगा जरूर, आपको नोट कर लीजिएगा। कई प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, जानते हैं। विशिष्ट परिणाम यानी कि स्पेशल ट्रांसफार्मर होते हैं, रेटिंग ट्रांसफार्मर होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर होते हैं, पेंटिमेंटल ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक ना। तमाम प्रकार के ट्रांसफार्मर हैं, तो उसी बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक ना। ट्रांसफार्मर की जो चैप्टर है उससे जरूर पढ़ के जाइएगा, उसमें क्वेश्चन जरूर आपका है। जो ट्रांसफार्मर का चैप्टर है उससे पढ़ के जाइएगा, उसमें जरूर आएगा तमाम प्रकार का जो आपका है ट्रांसफार्मर, हमने अभी बताया ही है, तो उसमें एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक ना बच्चों। आइए अगला हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्या होगा जब उच्च ट्रांसफार्मर को वोल्टेज में DC समुदाय की सप्लाई दी जाएगी, तो ठीक ना जो। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्या होगा यदि उच्च क्षमता ट्रांसफार्मर में अति निम्न वोल्टेज की समुदाय दी जाएगी, तो ठीक ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ, ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करेगा, अर्थात जो जाहिर सी बात है काम नहीं करेगा। जब उच्च तापमान में लोड देंगे वोल्टेज, तो वहाँ कहाँ से काम करेगा, ठीक ना बच्चों। तो इसमें दिया हुआ है ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, जो यहाँ पे निर्गत सिरों पर वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर DC सप्लाई पर कार्य नहीं करता है। जाहिर सी बात है DC सप्लाई पर कार्य नहीं करता, परंतु स्थिति में ट्रांसफार्मर में सुरक्षित रहेगा, क्योंकि प्रदायी वोल्टेज न्यूनतम न्यू है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन बच्चों, क्या होगा यदि ट्रांसफार्मर में AC सप्लाई के स्थान पर समान वोल्टेज की DC सप्लाई दी जाएगी, तो ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ ट्रांसफार्मर जलकर नष्ट हो जाएगा। AC की सप्लाई अगर आप देंगे ट्रांसफार्मर को DC की, तो नष्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है वोल्टेज हाई हो गया, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कुंडली प्रतिरोधक क्षमता बाधा अपेक्षा अधिकतम होता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिकता कुंडल जिसे सप्लाई दी जाती है उसे उच्च धारा को प्रवाहित होती है, तो वह प्राथमिकता कुंडल को जलाकर नष्ट कर देती है, ठीक ना बच्चों। तो आपसे हम बता दें बच्चों कि जो ट्रांसफार्मर का चैप्टर है उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, उसमें ज़रूर आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। ये तो आपका मैं पहला चैप्टर बनाया हूँ, अगला चैप्टर इसका फिर बनाऊँगा आपका जो है, ठीक ना, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का ही चैप्टर अगला बनाऊँगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में मैं बनाऊँगा, कमेंट में बताइएगा जिस सब्जेक्ट का आप चाहिएगा उसका कमेंट करिएगा, मैं उसका आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक नमस्कार छात्रों।